नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं में उत्साह, कहां मिल रहा जन समर्थन, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तराखंड चुनाव 2022, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को सोनिया गांधी का बुलावा, 26 अक्टूबर को दिल्ली में होगी बैठक। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब के लिए कांग्रेस की एक और प्रतिज्ञा, प्रियंका गांधी का ऐलान, सरकार बनी तो 10 लाख तक का इलाज मुफ्त। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी भारत पाकिस्तान को धूल चटा आएगा और भारत की जीत होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं में उत्साह, कहां मिल रहा जन समर्थन, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा द्वारा 7 प्रतिज्ञा के साथ प्रतिज्ञा यात्राओं को हरी झंडी दिखाने के एक दिन बाद रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विकास के साथ बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों एवं महिलाओं समेत समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिज्ञा यात्राओं में मिल रहे जन समर्थन से स्पष्ट है कि पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व सांसद PL पुनिया, पूर्व सांसद राकेश सचान एवं पूर्व मंत्री व मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने रविवार को संयुक्त रूप से पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा और मिल रहे समर्थन के संबंध में जानकारी दी। सिद्दीकी ने बताया कि मौजूदा समय में 3 स्थानों से प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जबकि एक यात्रा का शुभारंभ गोरखपुर से दीपावली के बाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाराबंकी से प्रारंभ होने वाली यात्रा लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन होते हुए 1 नवंबर को झांसी में संपन्न होगी। सिद्दीकी ने कहा कि सहारनपुर से प्रारंभ होने वाली यात्रा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा से निकलते हुए मथुरा में संपन्न होगी और इसी क्रम में बनारस से निकलने वाली यात्रा चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी से होते हुए रायबरेली में संपन्न होगी। इन तीनों यात्राओं का समापन 1 नवंबर को होगा। पूर्व सांसद राकेश सचान ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी द्वारा घोषित 7 प्रतिज्ञाओं को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यकर्ता जनता के मध्य कांग्रेस की नीतियों व घोषणाओं के साथ वचन हम निभाएंगे के वादे के साथ जमीनी स्तर पर सक्रिय हो चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड चुनाव 2022, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को सोनिया गांधी का बुलावा, 26 अक्टूबर को दिल्ली में होगी बैठक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को 26 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान सोनिया गांधी उत्तराखंड में आए आपदा की समीक्षा के साथ चुनावी तैयारियों पर प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश में भारी बारिश के बाद आपदा ने जानमाल का खासा नुकसान पहुँचाया है। ऐसे में सरकार के स्तर पर किए जा रहे आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों पर विपक्ष की भी नजर है। विपक्ष इस भूमिका में खरा उतरने की कोशिश भी कर रहा है। चुनावी वर्ष में राहत कार्यों में थोड़ी भी ऊंच नीच किसी भी पार्टी के लिए वरदान या घातक कदम साबित हो सकती है। ऐसे में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के साथ विपक्षी हाईकमान भी पूरी तरह से सचेत है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी की प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक इसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकती है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश में किए जा रहे आपदा राहत कार्यों पर रिपोर्ट मांग सकती है। इसके अलावा आगामी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि 26 अक्टूबर को उनकी मुलाकात पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से होनी है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। अन्य नेताओं में पूर्व CM हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष भी इस बैठक में उपस्थित हो सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि राज्य में परिवर्तन यात्रा का अगला चरण 5 नवम्बर के बाद शुरू होगा। इसके अलावा हल्द्वानी में आयोजित होने वाला विजय संकल्प शंखनाद कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। गोदियाल ने बताया कि 31 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस दौरान पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की एक और प्रतिज्ञा, प्रियंका गांधी का ऐलान, सरकार बनी तो 10 लाख तक का इलाज मुफ्त। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वारा प्रतिज्ञाओं के जरिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने कांग्रेस की एक और प्रतिज्ञा का ऐलान किया। प्रियंका ने कहा कि यूपी में सरकार बनने पर 10 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। वो प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश में जुटी हैं। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा,
कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी। सस्ते व अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा, 10 लाख तक इलाज सरकारी। प्रियंका गांधी ने शनिवार को बाराबंकी से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्राओं को हरी झंडी दिखाई और पार्टी की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ करने और 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की प्रतिज्ञा दोहराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा, 2500 रुपए में गेहूं धान प्रति क्विंटल की खरीद होगी और गन्ना किसान अपनी फसल के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कीमत पाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नीट पीजी काउंसलिंग पर रोक लगाने को कहा। जाने क्या है मामला। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नीट पीजी के लिए काउंसलिंग को तब तक के लिए टालने को कहा जब तक कि वो अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के लिए वार्षिक आय मानदंड के रूप में 8 लाख रुपए की सीमा तय करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत में याचिका दायर करने वाले नीट उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की आधिकारिक सूचना के अनुसार काउंसलिंग के पंजीकरण 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होने हैं। उन्होंने अदालत से इसमें हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अगर अदालत के फैसले से पहले काउंसलिंग शुरू होती है तो छात्रों को एक गंभीर समस्या होगी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि नीट पीजी के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि कोर्ट अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण शुरू करने के केंद्र के अखिल भारतीय कोटा फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के बॉर्डर पर दिवाली मनाएंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील, किसान गांवों से निकलकर बॉर्डरों पर आएं और दिवाली मनाएं। जी हाँ दोस्तों, 3 कृषि कानून के खिलाफ पिछले 11 महीने से धरना दे रहे किसान इस बार दिवाली दिल्ली के बॉर्डरों पर ही मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि इस दिवाली वो गांव से निकलकर मोर्चों पर आएं और भागीदारी बढ़ाएं। दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू, टीकरी और शाहजहांपुर बॉर्डर पर 26 नवंबर 2020 से किसान धरने पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसानों की मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पर है। पंजाब, हरियाणा के किसान सिंघू व टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, जबकि शाहजहांपुर बॉर्डर पर राजस्थान के किसानों का डेरा है। किसानों ने लोहड़ी, होली, रक्षाबंधन समेत अन्य त्योहार दिल्ली के बॉर्डरों पर ही मनाए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पिछले 11 महीने से खुद घर नहीं गए हैं। इस बीच वो कई बार मुजफ्फरनगर जरूर गए, लेकिन घर नहीं गए। दरअसल किसानों ने ऐलान कर रखा है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बिना वो घर नहीं आएंगे। ऐसे में किसान और नेताओं के परिवार समय समय पर बॉर्डर पर आकर ही उनसे मिलते रहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर रात। पंजाब के सीएम चन्नी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सिद्धू हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बॉर्डर से सटे 15 किलोमीटर के इलाके से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक किए जाने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में बतौर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हुए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, लोक इंसाफ पार्टी और शिरोमणि अकाली दल यूनाइटेड के कई नेता भी बैठक में शामिल हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बुलावा भेजे जाने के बावजूद इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने का अधिकार दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का कांग्रेस नीत पंजाब सरकार लगातार विरोध कर रही है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्यों के अधिकार में अतिक्रमण बताया है। साथ ही इस फैसले को एकतरफा और अलोकतांत्रिक करार दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए इस फैसले की निंदा की थी। उन्होंने कहा था, मैं पंजाब क्षेत्र के अंदर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक अतार्किक रूप से विस्तारित करने के भारत सरकार के फैसले का कड़ा विरोध और निंदा करता हूँ। इस एकतरफा फैसले से पंजाब के लोग काफी आहत हैं। यह मोदी सरकार का अलोकतांत्रिक और संघ विरोधी फैसला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग। कमलनाथ बोले, लोग बिकाऊ को अच्छे से पहचानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सूबे का सियासी पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जवाबी हमले कर रहे हैं। किसान कल्याण योजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे को आड़े हाथ लिया है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने एक बयान में भाजपा पर तंज कसा है। साथ ही कहा कि जनता सच का साथ देगी। बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मतदाता सच्चाई का साथ देंगे।
यहाँ के लोग बिकाऊ घोषणाओं, कलाकारों की राजनीति को अच्छे से पहचानते हैं। चुप रहेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये राज्य के भविष्य का सही फैसला करेंगे। गौर हो कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की खंडवा सीट के अलावा विधानसभा की पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। खंडवा सीट बीजेपी सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई है। साथ ही राज्य विधानसभा पृथ्वीपुर एवं जोबट की सीटें कांग्रेस एमएलए बृजेंद्र सिंह राठौर एवं कलावती भूरिया तथा रैगांव सीट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद रिक्त हुई है। इन सीटों पर चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर को वोटिंग कराने का ऐलान किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चिदम्बरम का केंद्र पर तंज, बोले 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद 100 के पार पेट्रोल डीजल भी, पीएम मोदी मनाए जश्न। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि भारत में 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगने पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जश्न मनाया है, उसी प्रकार उन्हें पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंचने पर भी जश्न मनाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में लिखा है, पीएम मोदी ने जिस तरह से वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरा होने के अवसर अपने मंत्रियों का नेतृत्व किया, उसी तरह उन्हें अन्य शताब्दी मनाने में भी उदाहरण पेश करना चाहिए। कुछ हफ्ते पहले पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया था और अब डीजल 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि जश्न मनाने का एक और अवसर है, क्योंकि गैस सिलेंडर की कीमत अब 1000 रुपए को पार कर गई है। बता दें कि बीते 22 अक्टूबर को भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान में इतिहास रचा है। 9 महीने के टीकाकरण अभियान के दौरान देश में 100 करोड़ से अधिक टीके की खुराक लगाई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल 278 दिन में भारत ने यह रिकॉर्ड बनाया है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत से सिर्फ चीन पीछे है। इसके बाद भारत से नीचे अमेरिका, रूस और ब्रिटेन चल रहा है। टीकाकरण अभियान में रिकॉर्ड कायम करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकारी स्तर पर जश्न मनाया गया, जिसमें लाल किले में सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी के ट्वीट पर बिफरे अखिलेश यादव, ट्विटर पर ही दाग दिए ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बयानों में तल्खी बढ़ती जा रही है। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी के नेता और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमलावर हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के नेता भी सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ताज़ा बयान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का सामने आया है। सोमवार की सुबह सपा अध्यक्ष ने एक ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा, अपने पिछले 4.5 सालों के कार्यों पर विपक्ष से सवाल करने वाले भाजपाई पहले ये तो बताएं कि ऊपर में भाजपा के राज से पहले रात में बलात्कार की पीड़िता का शव जलाने, शमशान व महामारी में घोटाले, गोरखपुर में इतने अधिक बच्चे मरने, किसानों पर जीप चढ़ाने और चंदा चोरी की घटना क्यों नहीं हुई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में रह रहे पूर्वांचल के लोगों को साधेंगी ममता, दीदी के मिशन, यूपी से बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुट गई हैं। गोवा के साथ ही यूपी में भी वो पीएम मोदी को काउंटर करती नजर आएंगी। तृणमूल कांग्रेस इसकी तैयारी में जुटी हुई है। तृणमूल के सूत्रों की माने तो नवंबर के पहले सप्ताह से वो यूपी में फोकस करेंगी। इसके लिए उनके कार्यक्रमों का खाका तैयार किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि अब दीदी उत्तर प्रदेश के उन लोगों पर फोकस कर रही हैं जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका अदा की थी। तृणमूल के प्रदेश पदाधिकारियों की माने तो आने दीपावली के बाद ममता बनर्जी का पूरा फोकस यूपी पर होगा और उनके कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को धूल चटाने के बाद ममता का पर फोकस अब यूपी चुनाव पर है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड के बाद पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल खीरी भेजा था, जिससे यूपी में ये सियासी संदेश गया कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को भी पूरी गंभीरता से लेंगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय कहते हैं कि पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है। ये सही है कि तृणमूल कांग्रेस पूरी गंभीरता से ये चुनाव लड़ेगी। दीदी केवल पूर्वांचल ही नहीं, पूरे यूपी में चुनावी रैलियां करेंगी, जिसका खाका तैयार किया जा रहा है। अमित शाह पर बरसे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कहा जम्मू कश्मीर को बांटा गया। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। अमित शाह की 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर यात्रा के बीच राज्यसभा में कांग्रेस के नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार ने प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया। हम यह नहीं चाहते थे। आजाद ने कहा कि हमें बताया गया था कि अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार आएगा, आर्थिक विकास होंगे, अस्पताल खुलेंगे, लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि जब जम्मू कश्मीर पर अलग अलग मुख्यमंत्रियों का शासन था,
तब स्थिति इससे कहीं बेहतर थी। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहा था कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा पहले बहाल किया जाए, इसके बाद परिसीमन और फिर चुनाव कराए जाएं। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि पहले परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नेताओं को अपने दिल्ली स्थित आवास पर आमंत्रित किया था, तभी हमने कहा था कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, इसके बाद चुनाव कराए जाएं। कश्मीर की अन्य पार्टियों ने भी यही मांग पीएम के सामने रखी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। खाद की कमी को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, पिता मुलायम ने लिखी केंद्र को चिट्ठी। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में खाद की कमी को लेकर सरकार को घेरा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि अपने खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश के चलते सत्ता में वापसी की संभावनाएं खत्म होते देख सरकार ने किसानों को पूरी तरह हाशिए पर रख दिया है। अखिलेश ने यहां एक बयान में कहा, बीजेपी सरकार की संवेदनहीनता की हद है कि खाद के लिए किसान घंटों नहीं कई दिन लाइन लगाने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। प्रदेश के तमाम जनपदों में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पर सरकार कान में तेल डाले बैठी है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में तो खाद के कानून व्यवस्था का सवाल बन जाने का खतरा है। जालौन, ललितपुर और झांसी जिलों में सहकारी समितियों में खाद न होने से किसान परेशान हैं। ललितपुर में खाद खरीदने के लिए 2 दिन से बिना खाए पिए लाइन में लगे किसान भोगी लाल की मौत हो गई। उसके परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी वैसे भी पूंजी घरानों की संरक्षक पार्टी है। उसे अब लग रहा है कि बढ़ते जनाक्रोश के चलते उसकी सत्ता में दोबारा वापसी नहीं होने वाली है, इसलिए वो किसानों को पूरी तरह हाशिए पर रख रही है। किसान आंदोलन को लगभग 1 वर्ष हो रहा है। बीजेपी सरकार ने अन्नदाता किसान को लांछित करने के साथ लाठियों से पिटवाया और टायरों से कुचलवाया है। न काले कृषि कानून वापस लिए और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य बनाया। अब किसान पूरी ताकत से बीजेपी को सत्ता बेदखल करेगा। इस बीच सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी में खाद की कमी के सिलसिले में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। मुलायम ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख राम मांडविया को पिछली 21 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा है कि उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी में डीएपी और एनपीके उर्वरक की व्यापक कमी होने के कारण आलू और सरसों की खेती प्रभावित हो रही है और इससे किसानों के सामने भयंकर कठिनाई उत्पन्न हो गई है। मुलायम ने पत्र में कहा कि जिले के किसानों की इस समस्या के मद्देनजर मैनपुरी में कम से कम 2 रैक डीएपी और एनपीके खाद उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। यादव ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री से अनुरोध किया कि मैनपुरी को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी से 2 रैक डीएपी और एनपीके उर्वरक जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए ताकि किसानों को उचित दाम पर खाद मिल सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। त्रिपुरा की रैली में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी, पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। जाने क्या कहा? जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि त्रिपुरा में यदि राजनीतिक विरोधी रैलियां निकालने का साहस करते हैं तो बीजेपी उन्हें पीटती है और महिला सांसद को भी नहीं बख्शा जाता है। वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास शुक्रवार को एक जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव पर कथित रूप से हमला करने का जिक्र कर रही थी। तृणमूल कांग्रेस इस पूर्वोत्तर राज्य में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने की कोशिश में जुटी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले संबंधी पार्टी के दावे पर तृणमूल सुप्रीमो ने कहा, पश्चिम बंगाल में शांति है और यह मरघर की शांति नहीं है। ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा, इसके विपरीत उनके राज्य त्रिपुरा में हो रही चीजें देखिए। जो भी बीजेपी के विरोध में रैलियां निकालने का साहस करता है उसे लाठी डंडों से पीटा जाता है। वे बीजेपी वाले घायल तृणमूल कार्यकर्ताओं का इलाज भी नहीं होने देते हैं। एक युवा पार्टी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई और उसे कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल लाना पड़ा। सीएम ममता बनर्जी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी भी 35 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है। इसके अलावा उन्होंने सवाल किया कि कोरोना सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर है, फिर मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्यों नहीं। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल ने 14 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग की थी, लेकिन राज्य को 7 करोड़ डोज ही मिली। ममता बनर्जी ने रैली के दौरान सवाल किया कि जब कोई छात्र को वैक्सीन लगवाने के बाद विदेश यात्रा नहीं कर सकता तो मोदी ने कोवैक्सीन लगवाने के बाद कैसे यात्रा की। उन्होंने कहा कि हु से कोवैक्सीन को मंजूरी क्यों नहीं मिली। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने की अमित शाह की खिंचाई, बोले अब में भी बंद होना चाहिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर यात्रा की आलोचना की, साथ ही उनसे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को रणनीतिक रूप से टारगेट करने से रोकने की अपील की। दरअसल अमित शाह अपने 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने यहाँ एक रैली को भी संबोधित किया।
सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने अल्पसंख्यकों की रणनीतिक रूप से नियोजित सुरक्षा की मांग की, अच्छा किया। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही करें। अल्पसंख्यकों को रणनीतिक रूप से नियोजित लक्ष्यीकरण बंद करो। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आए शाह ने कहा कि कोई भी जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा नहीं डाल सकता है और केंद्र शासित प्रदेश में शांति और सद्भाव को बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान कहा कि पहले जम्मू में सिखों, खत्रियों, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया। इससे जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को अपने अधिकार प्राप्त हुए। साथ ही अब भारतीय संविधान के सभी अधिकार यहाँ के सभी लोगों को मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी लगातार बोलती आ रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को टारगेट किए जाने के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है और न ही कुछ बोल रही है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी इन मामलों पर रोक लगाने की जरूरत है।